Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now you are watching my YouTube channel Physics Funda by Maggie Sir. So please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for updating me with you forever. And now we are going to get discuss about the current electricity. आज हम इलेक्ट्रोस्टैट की नेक्स्ट यूनिट विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से विद्युत धारा डिस्कस कर रहे हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होती है? तो किसी भी चालक तार में ये जो इलेक्ट्रॉनों का एक प्रवाह होता है अर्थात आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? आवेश है, ठीक है ना। तो आवेश प्रवाह की दर, यही विद्युत धारा होती है। ध्यान रखिएगा, आवेश प्रवाह और दर का मतलब समय के साथ साथ, ठीक है ना। जहां दर लग जाए इसका मतलब उसके साथ समय काउंट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चालक तार में जो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह दर्शाया गया है, ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह मतलब आवेश का प्रवाह है, ठीक है ना। तो आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है I, मीन्स I इक्वल टू Q अपॉन T। Q आवेश होता है और T समय होता है। तो देखिएगा T ये दर है, ठीक है। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, क्लियर। तो I इक्वल टू Q बाई T। हम अगर ये देखें कि स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल चार्ज है तो हम इसको dQ बाई dt भी लिख सकते हैं। जब समय क्या है? बहुत ही सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म समय में सूक्ष्म आवेश का प्रवाह हुआ होगा, इसका मतलब dt समय में dQ आवेश प्रवाहित हो रहा था। तो I इक्वल टू dQ बाई dt, ये इसका डिफरेंशियल यानी अवकलन रूप है, ठीक है। तो I इक्वल टू Q बाई T से इससे देखें तो Q इक्वल टू IQ हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मात्रक जो होता है एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड, इससे देखें तो कूलाम बटे सेकेंड यानी कूलाम प्रति सेकेंड। और ये विद्युत धारा के बारे में साइंटिस्ट एम्पियर ने बताया था, तो उनके नाम के अनुसार SI मात्रक एम्पियर भी दिया गया। तो एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसी से कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। तो विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? अमीटर से मापा जाता है। और ध्यान रखिएगा, नोट ये Q इक्वल टू IT अभी हमने निकाला और Q इक्वल टू NE, ये हम पहले हल कर चुके हैं, हम जानते हैं, स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ चुके हैं। तो ये दूसरा समीकरण, तो देखिएगा समीकरण 1 व 2 से Q इक्वल टू NE इक्वल टू IT। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो NE इक्वल टू IT या N इक्वल टू IT अपॉन E। इस तरीके के संबंध से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो n का मान है IT अपॉन स्मॉल e, ये सारे मान रख दीजिए। तो NIT अपॉन E, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 10 अपॉन 16, 10 पावर ये 19 माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम 18 लिख रहे हैं और यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं। तो 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे?
6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। आप ये जवानी ऐसे याद रखें कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? तो 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आती है बात कि 1 एम्पियर, अगर इसकी साधारण डेफिनेशन देखें तो I = Q/T है। तो I की वैल्यू अगर 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड हो तो ये 1 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है ना? यानी 1 कूलाम का आवेश यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये साधारण 1 एम्पियर की परिभाषा है, जबकि ये स्टैंडर्ड नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन है वो ये है कि 2 चालक तार हैं, इनमें I1 I2 धाराएं समान दिशा में हैं या विपरीत दिशा में हो सकती हैं। यदि इनकी लंबाई 1 मीटर और ये एक दूसरे से 1 मीटर अंतराल पर रखे हों तथा इनके बीच लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, ये चुंबकीय बल होता है, तो इनमें प्रवाहित धाराओं का मान 1 एम्पियर होगा। ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। 1 एम्पियर ये स्टैंडर्ड है डेफिनेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 1 एम्पियर की परिभाषा है वो ये है कि 2 सीधे समांतर चालक तार जिनकी लंबाई 1 मीटर हो, परस्पर 1 मीटर अंतराल पर रखे हों तथा इनके बीच लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो इनमें प्रवाहित धाराओं का मान 1 एम्पियर होगा। और ये चुंबकीय बल आपने पढ़ा था 2 × 10⁻⁷ I1 I2 L/R। इस सूत्र से इसका मान निकाला जाता है। ठीक है ना? तो ये 1 एम्पियर का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डेफिनेशन यूज होती है वो है। क्लियर? और आइए अब हम डिस्कस करते हैं अनुगमन वेग। ये क्या होता है अनुगमन वेग? तो अनुगमन वेग के लिए देखिएगा, अनुगमन वेग इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिएगा, ये जैसे टेलीविजन है और इसको हमने क्या किया कि किसी बैटरी से जोड़ दिया। इस तरीके से ये कोई बैटरी है, इसके ये 2 टर्मिनल हैं। ये तो आप जानते ही हैं। तो बैटरी के अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज ये देखें। तो बैटरी के अंदर देखिएगा, ये हमने इसका अनुप्रस्थ काट लिया। बैटरी के अंदर जो पदार्थ भरा होता है उसमें ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। ये हैं इलेक्ट्रॉन, और ये कैसी गति करते हैं? एट रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति, किसी भी तरफ एक दूसरे की तरफ गति करते हैं। ठीक है ना? तो ये इन पर कितना बल कार्य करता है? F = Q × E या E × E। ठीक है? ये एक दूसरे से टकराते हैं, टकरा करके अपनी ऊर्जा हानि करते हैं, लेकिन इन पर लगातार F = QE या e E बल कार्य कर रहा है। इस वजह से पुनः गतिशील हो जाते हैं। ठीक है? तो जब टकराते हैं तो इन टक्करों में से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। वे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार की लंबाई की दिशा में जिस वेग से गतिशील होते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है और धारा
प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार से इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार की लंबाई की दिशा में, ओके, लंबाई की दिशा में जिस वेग से गतिमान होते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं और इसका औसत मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि ये है कोई बैटरी और बैटरी के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ यादृच्छिक गति करते हैं, एट रैंडम मोशन करते हैं और अपनी टकरा करके अपनी ऊर्जा हानि करते रहते हैं, किंतु इन पर F बराबर QE बल लगातार कार्य करता है। तो इसी टक्करों में से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, यही इसकी डेफिनेशन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार की लंबाई की दिशा में जिस वेग से गतिशील होते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। Vd से व्यक्त करते हैं और इसका सामान्य मान औसत मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। अथवा आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है और धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार से इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार की लंबाई की दिशा में जिस वेग से गतिमान होते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। आप साधारणतः यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लोगों के बीच में लड़ाई हो रही हो, उनमें से जब लड़ाई हो रही होगी तो इसमें क्या होगा कि ये लोग परस्पर एक दूसरे पर अटैक करेंगे। तो इस अटैक में यादृच्छिक गति होगी, कोई निश्चित तो होगा नहीं कि कौन किसको पहले से फिक्स किए इसको मारेगा, ऐसा तो नहीं, ये यादृच्छिक गति करते हैं, कोई किसी को भी मारने लगेगा। तो इस टक्करों में से कुछ लोग जो होते हैं, जैसे एक साइड के ज़्यादा लोग हैं दूसरी साइड के कम हैं, तो उनमें से कुछ लोग फ्री रहते हैं जो फोन में बात करके उस माहौल को बताते रहते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करते हैं, वो लोगों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इलेक्ट्रॉन टक्करों से मुक्त हो जाते हैं, वो इस आवेश को लाने और ले जाने का काम करेंगे। तो किधर करेंगे? जो उनका पहले से ट्रैक होगा। ट्रैक क्या है? चालक तार की लंबाई की दिशा। तो इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार की लंबाई की दिशा के अनुदिश जिस वेग से गतिशील होते हैं उसे ही अनुगमन वेग कहते हैं। अब इसमें देखिए थोड़ी सी बात और हम डिस्कस करते हैं कि इनमें और क्या होता है। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन गतिशील थे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। मान लेते हैं हम दो इलेक्ट्रॉनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये यहाँ से यहाँ पर आए और आपस में टक्कर कर गए। तो देखिएगा इसका समय t1 लगा, इसका समय t2 लगा, तब ये टक्कर किए। तो ये t1 प्लस t2/2 ये है श्रांति काल, यानी दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर में लगा औसत समय श्रांति काल होता है, टार से डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन है तो टार ये भी हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट tn/n। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना समय हो जाएगा और उतने से डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दो इलेक्ट्रॉन थे तो दो इलेक्ट्रॉनों का समय बटे 2, n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉनों का समय का कुल अपॉन n। तो श्रांति काल क्या होता है? किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की टक्करों में लगा औसत समय श्रांति काल होता है या विश्रांति काल कहते हैं, ताऊ से व्यक्त करते हैं। या n इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉनों की टक्करों में लगा औसत समय श्रांति काल या विश्रांति काल होता है। तो इस प्रकार से हम Vd के बारे में भी ज्ञात कर सकते हैं।